अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आज हमारे पास लिमिट्स का टॉपिक है। तो जब भी हम लिमिट्स पढ़ते हैं तो हमारे पास लिमिट्स की दो डेफिनेशंस होती हैं। एक उसकी डेफिनेशन होती है जिसको हम प्रिसाइज डेफिनेशन बोलते हैं, और यही वो प्रिसाइज डेफिनेशन है जिसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी बोलते हैं। और इसके बरअक्स एक और हमारे पास डेफिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव डेफिनेशन। इंट्यूटिव डेफिनेशन वो होती है कि जब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में या इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उसको हम इंट्यूटिव डेफिनेशन का नाम देते हैं। हमारी इस वीडियो के अंदर हम इंट्यूटिव डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, और उसके बाद ये जो इंट्यूटिव डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट हम ग्राफ की हेल्प से क्लियर करेंगे। और जब ग्राफ हम पढ़ लेंगे तो उस ग्राफ के बाद हम वो जो ग्राफ वाला सारा कॉन्सेप्ट है उसको हम शिफ्ट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, कि जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है लिमिट का उसको हम क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इंट्यूटिव डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी इंट्यूटिव डेफिनेशन है, इंट्यूटिव डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। सबसे पहले सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज नियर द नंबर ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये एक्स की उन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन होना चाहिए जो कि पॉइंट ए के या नंबर ए के क्लोज हो। अब नंबर ए के ऊपर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पे फंक्शन की ए के ऊपर वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे, आप यहाँ पे ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो अगर उस पॉइंट ए के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं भी है तो उस केस के अंदर भी आप उसकी लिमिट बता सकते हैं। अगर आपका फंक्शन उस पॉइंट ए के आसपास डिफाइन हो तो उस केस के अंदर आप लिमिट बता सकते हैं। अब इसके बाद जब ये कंडीशन आपके पास पूरी हो जाएगी कि अगर उस पॉइंट ए के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो अगर उस पॉइंट ए के आसपास या उसकी दोनों साइड्स के ऊपर जब डिफाइन होगा तो उसके बाद आप जब अपनी लिमिट को लिखेंगे तो उस लिमिट को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, देन वी राइट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल। आप इस लिमिट को इस तरह से लिखते हैं अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए। इफ वी कैन मेक द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एज क्लोज टू एल एज वी लाइक, यानी कि जितना हम इसको फंक्शन की वैल्यूज को एल के क्लोज करना चाहें उसको हम एल के क्लोज कर सकें, बाई रेस्ट्रिक्टिंग एक्स टू बी सफिशिएंटली क्लोज टू ए। मतलब इसका ये सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है वो जब किसी एक स्पेसिफिक नंबर ए को अप्रोच करेगा तो आपके पास जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं वो किसी और स्पेसिफिक नंबर एल को अप्रोच करेंगे। तो ये है आपके पास सिंपल सी लिमिट की डेफिनेशन। इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये है ऑन आइदर साइड ऑफ ए। मतलब जो आपके पास पॉइंट ए है जिसको आप एक्स अप्रोच करवा रहे हैं, तो जो आपका एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उस पॉइंट ए की दोनों साइड से आपने अप्रोच करवाना है। वो आप उसकी किसी एक साइड से अप्रोच करवा के ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट हो गई है, तो दोनों साइड से अप्रोच करवाएं। और इसके बाद एक और पॉइंट है बट नॉट इक्वल टू ए। मतलब इसका ये है कि वो जो आप एक्स की वैल्यूज अप्रोच करवाएंगे ए को दोनों साइड से, वो ए के आप इक्वल ना लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप उसके इक्वल ले लें तो फिर भी मसला नहीं है। अब इक्वल ना लेने की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप इक्वल ही आपने लेना हो एक्स को ए के तो उसके बाद लिमिट फाइंड करने का जो मतलब है वो खत्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि लिमिट का ये मतलब है कि आपका एक्स जब एक स्पेसिफिक नंबर ए को दोनों साइड से अप्रोच करता है तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो किस नंबर के क्लोज होती हैं, किस नंबर को अप्रोच करती हैं। अब ऐसा भी क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं भी हो सकता तो उस केस के ऊपर भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे इस बात की अब ये सिग्निफिकेंस है कि अगर उस पॉइंट के ऊपर आप फाइंड उसकी वैल्यू ना भी करें तो उसकी साइड्स के ऊपर आप उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको लीड करती है लिमिट की डेफिनेशन की तरफ। तो अब हमने ये डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स के अंदर तो देख ली है, इसी को हम इंट्यूटिव डेफिनेशन कहते हैं कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक स्पेसिफिक नंबर ए को अप्रोच करता है तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर एल को अप्रोच करती हैं। इसको आप इंट्यूटिव डेफिनेशन कहते हैं। तो आइए अब इस इंट्यूटिव डेफिनेशन को हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं और इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं कि अगर उस पॉइंट ए के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन हो तो उस वक्त उसकी लिमिट कैसे फाइंड होगी, अगर उसके ऊपर उसका फंक्शन डिफाइन ना हो तो फिर लिमिट कैसे फाइंड होगी। तो ये सारे केसेस हम अब ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। तो अब हमने लिमिट की इंट्यूटिव डेफिनेशन तो पढ़ ली है, अब आइए इसको हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि लिमिट का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से लिमिट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शंस दिए हैं, यहाँ पे तीनों डिफरेंट केसेस हैं। पहले केस के अंदर आप ये देखें कि जो पॉइंट ए है जिसके ऊपर हमने लिमिट फाइंड करनी है वहां पे आपका फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ए है जिसके ऊपर आपने लिमिट फाइंड करनी है वहां पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, वहां पे एक होल बना हुआ है, मतलब इसमें ग्राफ में एक ब्रेक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा ग्राफ है उसके अंदर जो आपका पॉइंट ए है जिसके ऊपर हमने लिमिट फाइंड करनी है, वैसे तो आपका जो फंक्शन है उसकी ये वैल्यूज है, ठीक है, इस तरह से आपका फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट ए के ऊपर पहुंचते हैं तो आपके फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इट मींस दैट
वैसे यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, इधर यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप एक के ऊपर यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस डॉट की वजह से, मतलब जो ग्राफ है वो यहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे आ जाता है सिर्फ पॉइंट ए की वजह से, तो आपके फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों केसेस के अंदर जो हमारी लिमिट है फंक्शन की वो किसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट है एफ ऑफ एक्स की व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हमने फाइंड करनी है। और अगले जो दो केसेस हैं वहां पे भी हमने अब यही लिमिट फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम अपने पहले केस को देखते हैं। तो जब आप पॉइंट ए को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, अब क्योंकि हमने जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है तो वहां पे हमने ये देखा है कि इसको हमने दोनों साइड से ए को अप्रोच करवाना है और दोनों साइड से ये सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए। जब आप इसको लेफ्ट से अप्रोच करवाएंगे ए को, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करती हैं और वो स्पेसिफिक नंबर है ए के एग्जैक्टली ऊपर। तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, वो यहाँ पे नंबर है। ठीक है, जैसे आपकी एक्स की वैल्यूज ए को अप्रोच करती हैं, आपकी जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो इस पॉइंट को यहाँ से अप्रोच करती हैं। और उसके बाद जैसे ही आपकी एक्स की वैल्यूज ए को राइट से अप्रोच करती हैं तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो इस पॉइंट को राइट से ऐसे अप्रोच करती हैं। और वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है और इस पॉइंट को आप कह सकते हैं कि ये है पॉइंट एल। ठीक है, मतलब जैसे आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज पॉइंट ए को अप्रोच करती हैं दोनों साइड से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इस पॉइंट को अप्रोच करती हैं और इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको मिलेगी y के अलोंग, और इसको आप l कह सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख भी दें कि इसकी जो लिमिट है वो l के बराबर है, क्योंकि जब x ने a को अप्रोच किया तो आपका जो फंक्शन है उसने लिमिट l को अप्रोच किया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो l के बराबर है। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पॉइंट a है इसके ऊपर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। वैसे a के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो वैल्यू नहीं आ पाएगी क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, लेकिन लिमिट हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप अगर x को अप्रोच करवाएं ए की तरफ इस साइड से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये ऐसे अप्रोच होंगी इस पॉइंट को, और उसके बाद अगर आप x को अप्रोच करवाएं ए की तरफ इस साइड से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये दोबारा इसी पॉइंट को अप्रोच करेंगी। अब क्योंकि जो हमने डेफिनेशन के अंदर वर्ड पढ़ा था बट नॉट इक्वल टू ए, अब उसी की जो सिग्निफिकेंस है या उसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ ए के ऊपर आप इन वैल्यूज एक्स की वैल्यूज को नहीं लेके आ सकते। उसकी वजह यह है कि ए के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब यहाँ पे वो सिग्निफिकेंस यूज हो रही है उन वर्ड्स की जो हमने वहां पे पढ़े थे बट नॉट इक्वल टू ए। ये जो बट नॉट इक्वल टू ए के हमने वहां पे वर्ड्स पढ़े थे वो इन्हीं केसेस के लिए पढ़े थे कि अगर उस ए के ऊपर आपका फंक्शन नहीं डिफाइन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। हमने इसीलिए ए के ऊपर हमने उसको एक्स की वैल्यूज को लेके नहीं आना, हमने सिर्फ उनको ए के क्लोज करना है। जब इनको हम ए के क्लोज करेंगे तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इस वैल्यू के क्लोज होंगी। अब यहाँ पे वैल्यू तो मौजूद है क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसको आप एल कह सकते हैं, ये वैल्यू एल है, यहाँ पे वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन डिफाइन होना ना होना हमारा मसला नहीं है, लिमिट फिर भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हमने इसके ऊपर नहीं जाना, हमने इसको सिर्फ अप्रोच करवाना है। जब आपकी एक्स की वैल्यूज ए को अप्रोच करेंगी तो आपकी जो वाई की वैल्यूज हैं वो अब अप्रोच कर रही हैं इस पॉइंट को, और ये जो पॉइंट है इसको आप एल कह सकते हैं। तो इस केस के अंदर भी आपका जो फंक्शन एफ है इसके लिए आप लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल। अब आप यहां पे दोबारा देखें कि आपकी जो लिमिट है ये अब भी एल के बराबर आई है, लिमिट यहां भी एल के बराबर आई थी। अब ये जो तीनों ग्राफ्स हैं ग्राफ वैसे तो सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इनके अंदर ये है कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो ए के ऊपर डिफाइन है, यहाँ पे आपका फंक्शन ए के ऊपर डिफाइन नहीं है, और वहां पे आपका फंक्शन ए के ऊपर डिफाइन है लेकिन उसकी वैल्यू यहां से जंप करके यहाँ पे आ रही है। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा फंक्शन उस पॉइंट ए के ऊपर डिफाइन हो तो उस वक्त भी उसकी लिमिट एल आती है, अगर उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन ना हो तो फिर भी आपकी लिमिट ए के ऊपर एल ही आती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज हो गई, जंप होकर नीचे आ गई है, तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज है वो किस पॉइंट को अप्रोच करती है। तो अगर आप एक्स की वैल्यूज को ए को अप्रोच करवाते हैं लेफ्ट साइड से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इस पॉइंट को अप्रोच करती हैं। उसके बाद जब आप एक्स को अप्रोच करवाते हैं राइट साइड से ए की तरफ तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इस पॉइंट को राइट से अप्रोच करती हैं, और ये जो पॉइंट है ये अगेन एल के बराबर है। तो आप ये देखें कि आपकी जो x की वैल्यूज हैं जैसे जैसे a को अप्रोच करती हैं तो आपकी फंक्शन वैल्यूज इस पॉइंट को अप्रोच करती हैं, वो इस पॉइंट को अप्रोच नहीं करती। अब इस पॉइंट को अप्रोच क्यों नहीं करती? अब उसकी वजह यह है कि जब लिमिट हम फाइंड करते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड नहीं करते, हम वहां पे फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर x के करीब क्या है। जब x के करीब वाली वैल्यूज आप उसमें पुट करते हैं तो उस वक्त आपको फंक्शन क्या बिहेवियर देता है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन बिहेवियर ये देता है कि जैसे ही आप x के करीब जाते हैं
तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज है वो एल के करीब जाती हैं, उसको अटेन नहीं करती, यानी कि एल आपको फंक्शन के आंसर के तौर पे नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि आप उसके अंदर ए को एज इनपुट दे ही नहीं रहे। इनपुट हमने उसको नहीं देनी, हमने सिर्फ पॉइंट ए के करीब या उसकी दोनों साइड्स के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, उसकी दोनों साइड्स के ऊपर, उसके ऊपर हमने उसका बिहेवियर चेक नहीं करना। अगर हमने पॉइंट ए के ऊपर ही उसका बिहेवियर चेक करना होता तो हम लिमिट फाइंड क्यों करते, हम लिमिट फाइंड ही ना करते, हम सिंपली ए के ऊपर उसकी वैल्यू ही बता देते, जो कि यहाँ पे वैल्यू तो लिखी हुई है, वैल्यू इसकी लिखी हुई है। अगर हमने ए के ऊपर इसकी वैल्यू बतानी होती तो हम सिंपली इसकी ये वैल्यू बता देते, फॉर एग्जांपल ये 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, जो भी है। तो क्योंकि हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो हमने इसका जनरल बिहेवियर देखना है ऑन द वैल्यूज नियर टू द पॉइंट ए। अब अगर ए के दोनों साइड्स वाली आप वैल्यूज देखें तो जब आपका एक्स इन दोनों साइड से अप्रोच करता है ए को, तो आपका जो फंक्शन है वो ऐसे क्लोज होके लिमिट एल को या नंबर एल को अप्रोच करता है। तो आप इस केस के अंदर भी लिख सकते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल। यहां पे अब आपके पास तीन केसेस थे। पहले केस के अंदर ए के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन था, दूसरे केस के ऊपर आपका जो फंक्शन था ए के ऊपर वो डिफाइन नहीं था, तीसरे केस के अंदर आपका जो फंक्शन था वो ए के ऊपर डिफाइन था, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी ये जंप कर रही थी कहीं और, वो नीचे जंप करके आ रही थी। अब इन तीनों केसेस के अंदर आपने जब लिमिट फाइंड की है तो आपकी जो लिमिट है वो एल के बराबर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप लिमिट फाइंड करते हैं तो आप उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये चेक कर रहे होते हैं कि आपकी जो एक्स की वैल्यूज हैं ये जब पॉइंट ए को अप्रोच करती हैं दोनों साइड से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये किस पॉइंट को अप्रोच करती हैं या किस पॉइंट के करीब होती जाती हैं। बस ये चीज़ हमने चेक करनी होती है लिमिट की डेफिनेशन में, और ग्राफ्स के अंदर हमने अब इसी चीज़ का प्रैक्टिकल देखा है कि किस तरह से जो लिमिट है वो वर्क करती है और किस तरह से हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। तो हमने अब ये जो ग्राफ से सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया है, अब इस ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट को अब हम शिफ्ट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को इन ग्राफ्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं इसके अंदर ग्राफ और क्वेश्चन को हम इकट्ठा चलाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, और उसके बाद सेम इसी तरह का ग्राफ आगे बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि जब x बराबर नहीं होता 1 के तो आप फंक्शन की ये डेफिनेशन यूज करते हैं जिसका ये ग्राफ है। इसके अंदर क्योंकि x बराबर नहीं है 1 के, तो जब x 1 के ऊपर पहुंचता है तो आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। वैसे भी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है जब आप x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करते हैं। तो जब x की वैल्यू आपने 1 पुट करनी हो तो उसके बाद आप अगर फंक्शन की वैल्यू चाहते हैं कि हमें मिले, तो यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2। तो जब आपका x 1 के बराबर नहीं होगा तो आपके पास फंक्शन की ये वैल्यूज होंगी, लेकिन जैसे ही हमारा जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर पहुंचेगा या x इज इक्वल टू 1 होगा तो उस वक्त जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये जंप करके चली जाएंगी 2 के ऊपर। तो जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि जैसे फंक्शन हमारा 1 के ऊपर पहुंचा या x 1 के ऊपर पहुंचा तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज है जंप करके वैल्यू 2 के ऊपर चली गई। बाकी सारी फंक्शन की वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं, लेकिन जैसे ही x 1 के ऊपर पहुंचता है तो फंक्शन की वैल्यूज जंप करके चली जाती हैं 2 के ऊपर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले ग्राफ्स के अंदर पढ़ा है कि फंक्शन की वैल्यूज उस पॉइंट के ऊपर जंप करके चाहे जिधर मर्जी चली जाए, फंक्शन की वैल्यूज जंप करके कहीं और चली जाए, फंक्शन की वैल्यू वहां पे बिल्कुल डिफाइन ही ना हो, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले अपना जो पहला पार्ट है उसकी देखते हैं कि क्या लिमिट आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपकी x की वैल्यूज जैसे इस पॉइंट को अप्रोच करती हैं 1 को इस साइड से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इस पॉइंट को अप्रोच करती हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, क्योंकि जब x लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा 1 को तो फंक्शन वैल्यूज भी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगी इस पॉइंट को। और उसके बाद जैसे ही आपकी जो x की वैल्यूज हैं ये इस साइड से 1 को अप्रोच करती हैं राइट से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये दोबारा राइट से भी इसी पॉइंट को ही अप्रोच करती हैं। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नॉट इक्वल टू ए, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 है। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि आपको 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसका बिहेवियर फंक्शन का चाहिए कि जब x की वैल्यूज 1 को अप्रोच करती हैं दोनों साइड से तो फिर फंक्शन वैल्यूज किस पॉइंट को अप्रोच करती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइन नहीं है लेकिन ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि x एक्सिस जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है अगर हमें फंक्शन में वैल्यू ना मिल रही हो तो y के ऊपर तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि y एक्सिस में से तो कोई वैल्यू मिस नहीं हो रही। अब ये वैल्यू क्योंकि फंक्शन में मिस हो रही है, y के अंदर ये वैल्यू मिस नहीं हो रही, तो हम देख सकते हैं कि y एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है। ये वैल्यू जो है y एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू बनती है 0.5। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी x की वैल्यूज 1 को अप्रोच करती हैं दोनों साइड से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करती हैं 0.5 को। तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि आपकी जो फंक्शन की लिमिट है ये 0.5 है। यहाँ पे हम इसको लिख भी देते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x when x approaches to 1 is equal to 0.5।
मीन्स दैट जब x की वैल्यूज 1 को अप्रोच करती हैं तो जो फंक्शन वैल्यूज हैं f ऑफ x की वैल्यूज ये अप्रोच करती हैं 0.5 को। ठीक है, ये f ऑफ x है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा केस है, इसके अंदर जब 1 के ऊपर हम पहुंचते हैं तो हमारी जो फंक्शन वैल्यूज है ये जंप करके चली जाती है 2 के ऊपर। हमें इससे कोई मतलब नहीं है या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब x को आप अप्रोच करवाते हैं 1 की तरफ लेफ्ट से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये 0.5 को अप्रोच करती हैं इस साइड से। ठीक है, और उसके बाद जब आप राइट से अप्रोच करवाते हैं x को 1 की तरफ तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये भी इसी पॉइंट को अप्रोच करती हैं। उसके बाद जो इसकी सिंगल वैल्यू है ये यहाँ पे अब मिसिंग है। हमें ये सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमने 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं बतानी, हमने सिर्फ 1 के नेबरहुड के अंदर उसका बिहेवियर बताना है कि जो 1 का नेबरहुड है उसके अंदर जब दोनों साइड से आप 1 को अप्रोच करवाते हैं तो आपने ये देखना है कि जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, जब x की वैल्यूज आप 1 को अप्रोच करवाते हैं तो फंक्शन की वैल्यूज किसको अप्रोच करती हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये अप्रोच कर रही हैं 0.5 को, 2 को ये अप्रोच नहीं कर रही क्योंकि 2 की वैल्यू जो यहाँ से जंप करके ऊपर चली गई है। जो फंक्शन का बिहेवियर है वो हमें उसका ग्राफ बता रहा है, उसका ग्राफ हमें ये बिहेवियर बता रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये 0.5 के करीब होती जा रही है। ठीक है, तो आप इस केस के अंदर भी लिख सकते हैं कि जब आप x अप्रोच करता है 1 को दोनों साइड से तो आपका जो फंक्शन है ये 0.5 को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे आप लिख दें लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू 0.5। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली एग्जांपल के अंदर देखा था जहां पे हमने ग्राफ स्टडी किए थे या जो इंट्यूटिव डेफिनेशन है वो हमने ग्राफ से पढ़ी थी, वहां पे हमने ये देखा था कि जो हमारी तीनों एग्जांपल्स थी, जो हमारे तीनों ग्राफ्स थे उनके अंदर पॉइंट ए के ऊपर जो फंक्शन है उसका बिहेवियर तीनों के अंदर डिफरेंट था। एक ग्राफ के अंदर पॉइंट ए के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन था, दूसरे ग्राफ के अंदर पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं था, उसके बाद एक और ग्राफ ऐसा था जिसके अंदर फंक्शन जो है ए के ऊपर जंप करके कहीं और जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे जंप करके कहीं और चला गया। लेकिन तीनों केसेस के अंदर जो उसकी लिमिट है वो एल के बराबर थी, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर था जो कि तीनों केसेस के अंदर हमें लिमिट के आंसर के तौर पे मिल रहा था। तो यहाँ भी वही केस है, उस पॉइंट ए के ऊपर जो फंक्शन का बिहेवियर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो पॉइंट ए का नेबरहुड है उसके अंदर उसका बिहेवियर सेम है। तो जब नेबरहुड के अंदर जब आप एक्स की वैल्यूज लेते हैं 1 के नेबरहुड के अंदर तो आपका जो फंक्शन है ये 0.5 को अप्रोच करता है इन दोनों केसेस के अंदर। तो इसीलिए हमने इन दोनों केसेस के अंदर ये लिखा है कि इसकी जो लिमिट का आंसर है वो 0.5 है। तो ये हमारे पास लिमिट्स की इंट्यूटिव डेफिनेशन थी। यहाँ पे हमने इंट्यूटिव डेफिनेशन देखी है, उसके बाद ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखा है लिमिट का, उसके बाद ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को हमने ये देखा है कि क्वेश्चंस के अंदर उसको हमने कैसे यूज करना है। अब हमारी अगली वीडियोस के अंदर हम लिमिट की प्रिसाइज डेफिनेशन देखेंगे जिसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन साइडेड लिमिट्स भी देखेंगे और ये देखेंगे कि जो वन साइडेड लिमिट्स हैं इनका क्या रोल है लिमिट की एग्जिस्टेंस में, और उसके बाद हम इनफाइनाइट लिमिट्स भी देखेंगे जिनके अंदर हम एसिम्पटोट्स के टॉपिक्स भी देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन लिमिट्स एंड ऑन कैलकुलस।